ओबीसी की 18 जातियों को एससी में यानी कि शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल करने को लेकर जारी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं। और ये नोटिफिकेशन पूर्व की अखिलेश सरकार और वर्तमान की योगी सरकार की ओर से जारी किए गए थे। इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। अखिलेश और योगी सरकार के सारे नोटिफिकेशन इस बाबत रद्द। इससे पहले 2016 में और 2019 में, 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने और 2019 में योगी सरकार ने अधिसूचनाएं जारी की थी इन 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की, एससी की सूची में जोड़ने की। लेकिन अब उन तमाम नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया है, असंवैधानिक बताते हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि अधिकार राज्य की सरकार के पास नहीं है, यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है देश की। हमारे ब्यूरो चीफ, यूपी ब्यूरो चीफ लखनऊ से वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अब उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके पास इस बाबत कोई नई जानकारी है। देखिए वीरेश, चूंकि दोनों ही सरकारों ने यानी कि अखिलेश सरकार और योगी सरकार दोनों ने, और इससे पहले 2005 में भी इस प्रकार के प्रयास हुए थे, तो जब ये नोटिफिकेशन रद्द हुआ है तो राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए स्वाभाविक तौर पर। क्या कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है? देखिए राजेंद्र, कोर्ट ने इसे रद्द किया है, इसलिए राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो अभी छन कर आएगी, समझ कर आएगी, बूझ कर आएगी और अपने आला कमान से पूछ कर आएगी। इसलिए ये त्वरित प्रक्रिया देने वाले जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, वो त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट या हम बात करें कोर्ट का मामला है। तो ऐसे में कोई भी प्रतिक्रिया अपने आला कमान से पूछ कर आएगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि जो राजनीति हो रही थी, और राजनीति इसलिए हो रही थी कि बहुत सारी जातियां हैं, 18 जातियां जिन्हें ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया था, चाहे वो मझवार हो, कहार हो, कश्यप हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, धीवर हो, बिंद हो, भर हो, राजभर हो, धीमान हो, बाथम हो, तुरहा हो, गोड़िया हो, माझी और मछुआ हो। ये सभी जातियां जो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दलों का दबाव सरकार पर या अखिलेश यादव की सरकार पर भी था और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी था। चूंकि पिछड़े, दलित और तमाम राजनीति जो है, वो सियासत जो है उत्तर प्रदेश सूबे की, वो चरम पर है। ऐसे में सरकारें चाहे जो भी हो, दबाव तो इनके सामने रहता ही है। तो जो भी हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जो यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित वर्ग कैटेगरी में शामिल किया गया था, उसे रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव और मौजूदा योगी सरकार के सभी नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दो नोटिफिकेशन जारी कर उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था। राजेंद्र, आपको बताऊं कि बहुत सारी जिन जातियों का हमने बात किया, उनके नेताओं का दबाव सरकारों पर रहा है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अपने अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बात है, विचार है, और ऐसे में जब वोट बैंक की राजनीति होती है तो जाहिर सी बात है सरकारें और जो राजनीतिक दल होते हैं वो दबाव में आते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से जो वोट बैंक का दबाव है वो सरकारों पर भारी पड़ता रहा है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन रद्द किए हैं। दर्शकों को बताने के लिए सारी बातों का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने पर पहले ही रोक लगा रखी थी। गोरखपुर की संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने दाखिल की थी 2 जनहित याचिकाएं। गोरखपुर की संस्थाएं, संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों को ऐसा फैसला लेने का कोई संवैधानिक अधिकार न होने का आधार हाईकोर्ट अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाषपा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अरुण राजभर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा। धन्यवाद। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है इन नोटिफिकेशंस को, 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने का जो आदेश है, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी?
देखिए, ये तो रद्द होना ही था। जो पावर राज्य सरकार को नहीं है, जो पावर केंद्र सरकार को इन जातियों को श्रेणी में खड़ा करने का, वो तो जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है तो रद्द हो ही जाएगा। जबकि 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र राज्य सरकार को एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, वो आप याद कर लीजिएगा कि 3 अक्टूबर 2013 को कि जो जातियां अपनी आबादी से आरक्षण का लाभ ज्यादा उठा रहे हैं उनके आरक्षण पर रोक लगाई जाए। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसकी प्रक्रिया एक लंबी है और इसकी प्रक्रिया लंबी इसलिए है कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव बना सकती है और वो राज्य सरकार केंद्र को भेज सकती है और केंद्र सरकार अपने कैबिनेट में ला करके उसको पास करा लें और लोकसभा और राज्यसभा में बहस करा करके उसको पास करा करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सहमति ले। उसके बाद आरटीआई के पास पंजीकृत करावे इन जातियों को कि वहां जब पंजीकृत होगा उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वहां एक जियो बनेगा, दस्तक होगा, जियो बनेगा, वो पूरे राज्य को भेजा जाएगा कि इन जातियों को श्रेणी में रख लिया गया, इनको सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर नौकरियों में हिस्सेदारी अब ऐसे देना चाहिए। लेकिन ये चीजें हो नहीं पा रही। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाता है, वहाँ बहस नहीं हो पाती है और न कुछ हो पाता है। एक तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने की हमेशा से कोशिश सरकार रही हो, ये भेजा हर सरकार में जाता है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए सांसद वहाँ खामोश रहते हैं, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं बताते हैं कि इस मुद्दे पर वहाँ बहस किया जाए। जबकि माननीय ओम प्रकाश राजभर की 57 की जो चुनाव हो रहे हैं, 27% आबादी पिछड़ों की जो आरक्षण मिल रहा है 27%, उसमें विभाजन कराने की जब बात करते हैं, पिछड़ा से पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, जबकि 3 अक्टूबर 2013 के फैसले को मैं इसीलिए बार बार याद दिलाता हूँ कि उसने कहा था कि मजबूत जातियां लाभ उठा रहे। कौन मजबूत जातियां? यादव, वही ग्वाल, ढरगोर, और उसने दलित में बताया था चमार, जाटव, धोतिया। तब तो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसका विरोध नहीं किया कि नहीं हाँ ये चीजें होनी चाहिए। हमने विरोध किया तो समाजवादी पार्टी क्या कहने लगी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए, इनको लाभ नहीं मिलनी चाहिए। तब एक बार 41,000 पुलिस की भर्ती निकली थी 2013 में, आपको याद होगा 2013 में 41,640 की भर्ती निकली थी। उस समय इसी फैसले को लागू करना था कि इन जातियों को लाभ मिलना चाहिए। जो 18 जातियां ये हैं और 79 जातियां जो अति पिछड़ी जातियां हैं, इनको उनमें शामिल करके इनको नौकरियों में हिस्सेदारी देनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्तमान में एक परीक्षा कराने की बात किया। उसी अरुण जी, अब सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको अब बहुत सारी पेचीदगियां इस विषय की नहीं पता होंगी। अब आपकी पार्टी क्या करेगी? चूंकि हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि देश की संसद करेगी तो संवैधानिक होगा, वरना यहां से करने का नोटिफिकेशन जारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, अब सरल भाषा में समझ लेना है कि जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए 27% आरक्षण का जो लाभ पिछड़ी जातियों को मिल रहा है, क्योंकि हम अभी ये सभी जातियां पिछड़ी जाति में हैं, ये अनुसूचित जनजाति और जाति में नहीं है, सभी जातियां पिछड़ी जाति में और उनको 27% का लाभ मिल रहा है। लेकिन जो मजबूत जातियां हैं पिछड़ी जाति में, वो इनको लाभ नहीं लेने दे रही है। चाहे किसी भर्ती की प्रक्रिया हो, कोई भर्ती हो, उसमें इनका लाभ नहीं पर ये इनको लाभ तभी मिलेगा जब 27% का विभाजन होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक होगा, जो मजबूत जातियां उनको 7% में खड़ा किया जाएगा। इसकी कोई उम्मीद दिखती है आपको अरुण राजभर जी वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान सरकार के अंदर? देखिए, मुझे तो उम्मीद है, मुझे तो भरोसा है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से काम बढ़ा रही है, जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा रही है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले एक सभी ठीक है, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण, ये आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं अरुण राजभर जी कि आपको उम्मीद है, आपको भरोसा है कि सरकार में काम हो सकता है जो आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर हमसे बातचीत करने के लिए। आइए इस फैसले के कुछ और तकनीकी पहलू समझते हैं। प्रयागराज चलते हैं, मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं, फिर वीरेश से हम और ज्यादा इसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। अब मोइन, आज जब ये फैसला दिया हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने, तो कितनी याचिकाएं कोर्ट के सामने थीं और कब से पेंडिंग थी, और ये जो नोटिफिकेशन थे इनका स्टेटस क्या था, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताया। देखिए, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी लॉलीपॉप बांटने का काम आज से नहीं बल्कि साल 2005 से चल रहा है। साल 2005 में उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब इस तरीके की पहली कोशिश की गई थी। उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में पूरा जो नोटिफिकेशन था उसको स्टे कर दिया था। बाद में सरकार ने अपना जो नोटिफिकेशन था उसे वापस ले लिया था। दूसरी बार ये मामला तब आया सुर्खियों में जब 21 और 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए और 2 नोटिफिकेशन के जरिए 18 ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फैसला किया।
जनवरी 2017 में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को स्टे कर दिया। ये पूरा मामला चल रहा था और इस मामले को चुनौती दी थी गोरखपुर की संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने। उसके बाद ये पूरा मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस था। हाई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया था, उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया था, व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था जिनकी सिग्नेचर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसी बीच 24 जून 2019 को जो योगी सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसने भी वही बातें कही जो बातें अखिलेश यादव सरकार के नोटिफिकेशन में कही गई थी, यानी ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का सर्टिफिकेट इशू किए जाने का आदेश सभी जिलों के डीएम को दिया गया। वो मामला भी डॉक्टर अंबेडकर ग्रंथालय समिति की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में 2 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही थी और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल खुद पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन हुए हैं इन्हें आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकार मानती है कि उसका इससे संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों जो सारे नोटिफिकेशन थे, चाहे वो अखिलेश यादव सरकार के समय के रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ सरकार के समय के रहे हों, सारे नोटिफिकेशन जो है वो रद्द कर दिए और ये माना कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत चाहे वो अनुसूचित जाति की सूची हो चाहे अनुसूचित जनजाति की सूची हो, उसमें जो जातियां हैं उसमें किसी तरीके का फेरबदल करना, यानी उस जाति में किसी नई जाति को शामिल करना या उस सूची से किसी जाति को बाहर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। यानी राज्य लोकसभा और राज्यसभा से बिल पेश होगा, उसके बाद राष्ट्रपति। बड़ी खबर के साथ सीएम योगी का दौरा रद्द हो गया है। समय की कमी के चलते दौरा रद्द हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाके का मुख्यमंत्री को जायजा लेना था और ये दौरा मुख्यमंत्री का समय के अभाव में रद्द हो गया है। चंदौली दौरा रद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहां जाकर उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना था, हवाई निरीक्षण करना था। समय की कमी के चलते यह दौरा रद्द बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यह बड़ी अपडेट। गाजीपुर से सीधे अब वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री और आज रात्रि विश्राम करने का भी वाराणसी में कार्यक्रम। लेकिन अब खबर आ रही है कि रात को नहीं रुकेंगे वाराणसी में मुख्यमंत्री। जी हां, एक और बड़ी अपडेट। चंदौली का दौरा रद्द कर दिया है मुख्यमंत्री ने समय के अभाव में। अब गाजीपुर से सीधे वाराणसी जाएंगे और खबर यह भी आ रही है कि वाराणसी में रात्रि विश्राम का जो कार्यक्रम था वो भी रद्द हो गया है। वाराणसी में रात को नहीं रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, यह बड़ी अपडेट। सीएम योगी का चंदौली दौरा रद्द और वाराणसी में रात्रि विश्राम रद्द। हमारे चंदौली संवाददाता शशांक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस दौरे के रद्द होने के बारे में? जी, आपको बता दें, बलुआ के वाल्मीकि इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ आना था, लेकिन डीएम ने मंच से ये ऐलान किया कि समय अभाव के कारण मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद चंदौली की रहने वाली दर्शना सिंह, सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह, मुगलसराय दीनदयाल नगर के विधायक रमेश जायसवाल, चकिया के विधायक जो है कैलाश खरवार जी, ये तमाम जो विधायक है और राज्यसभा की जो सांसद है, ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जो सामग्री वितरित करना है वो कर रही है। मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया है। और क्या वाराणसी में रात्रि विश्राम के कार्यक्रम में भी रद्द होने के बारे में कोई जानकारी आपके पास शशांक? जी, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि वाराणसी में उनको आज विश्राम करना था, रुकना था, लेकिन वो भी दौरा रद्द है। ठीक है शशांक, ठीक है। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा भी जुड़ गए लखनऊ से। शैलेश, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, पहले मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो गाजीपुर, चंदौली और उसके बाद उनको वाराणसी जाना था। वाराणसी क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका निरीक्षण करने के बाद उनको अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी और रात्रि विश्राम का जो कार्यक्रम था वो वाराणसी में ही था। लेकिन अब उसमें परिवर्तन हो गया है। अब मुख्यमंत्री जो है वो वाराणसी जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, लेकिन वो रात में वाराणसी में नहीं रुकेंगे, बल्कि वो वापस लखनऊ लौट आएंगे। उनके साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि कल मुख्यमंत्री को कर्नाटक जाना है
उनको बेंगलोर जाना है। तो ऐसे में अगर वो रात्रि विश्राम करते, पहले वहां से उन्हें जाने का कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन अब वो लखनऊ आ जाएंगे आज ही, और उसके बाद लखनऊ से ही वो कर्नाटक दौरे के लिए, जो उनका 1 दिवसीय कर्नाटक दौरा है, उसके लिए जाएंगे। अब जो कार्यक्रम है उसके अनुसार देखिए 7:40 पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का जो राजकीय विमान है वो उड़ेगा, और उसके बाद लखनऊ में 8:25 पर मुख्यमंत्री वापस पहुंच जाएंगे और वहां से वो अपने सरकारी आवास पर आएंगे। इस दौरान उनके साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम में देखिए बदलाव किया गया है, समय अभाव इसके पीछे वजह बताई जा रही है। और दूसरा, लेकिन गाजीपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हवाई सर्वेक्षण का जो उनका कार्य था वो शुरू कर दिया, हवाई सर्वेक्षण किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का। इसके अलावा वाराणसी में वो जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग हैं वहां पर राहत सामग्री बांटने का काम करेंगे, अधिकारियों से पूरी जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, पूरी समीक्षा वहां पर वो जो है करेंगे, और उसके बाद में वाराणसी से लखनऊ के लिए उनका जो विमान है वो उड़ान भरेगा। तो ये कार्यक्रम में देखिए बदलाव अब हुआ है। जी शैलेश, आप बता रहे हैं कि कल उनको बेंगलुरु जाना है और इस वजह से ये कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शैलेश और शशांक। चंदौली का दौरा रद्द हुआ, लेकिन कुछ ही देर में वाराणसी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 80 घाट पर बाढ़ की स्थितियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा गोयनका स्कूल भी जाएंगे। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री और 80 घाट पर जो बाढ़ दिखाई दे रही है, जो बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, उसका खुद जायजा लेंगे। इसके अलावे गोयनका स्कूल भी जाएंगे मुख्यमंत्री। हमारे वाराणसी संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, क्या सूचना है आपके पास? अपडेट बता दूं, सीएम योगी वाराणसी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी का जो उड़न खटोला है बीएचयू पहुंच चुका है और अब सीएम बीएचयू से निकल चुके हैं बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए। अब बाढ़ के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटे तक बाढ़ का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद राहत शिविर में सामग्री का वितरण करेंगे, बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे और उसके बाद सीएम रात को सर्किट हाउस में बैठक भी लेंगे। तो सीएम वाराणसी पहुंच चुके हैं और आज ही सीएम काशी से रवाना भी हो जाएंगे। तो बाढ़ को लेकर सीएम का यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों वाराणसी को लेकर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने काशी में बाढ़ की समस्या को जाना था, उसके बाद अधिकारी भी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे थे और अब उसके बाद यूपी के सीएम भी बनारस पहुंच गए हैं। लोगों को पहले वो बाढ़ का निरीक्षण करेंगे, बाढ़ की स्थिति को जानेंगे और उसके बाद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। तो संदेश भी साफ है कि बाढ़ और लोगों की समस्याओं से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से बाढ़ को लेकर जो अधिकारी हैं वो सतर्क रहें, ये संदेश भी होगा। तो आज सीएम का ये दौरा न सिर्फ बनारस बल्कि गाजीपुर और चंदौली, इन सभी जगहों के लिए अहम है। राजेंद्र जी, ठीक है, आप बता रहे हैं कि वो रवाना हो चुके हैं 80 घाट के लिए बीएचयू से और वहां पर जाके बाढ़ की स्थितियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा राहत सामग्री की स्थितियां देखेंगे, राहत शिविरों में भी जाएंगे। तो राहत शिविरों के बारे में बताएं, जहां पर मुख्यमंत्री को जाना है, ये कहां पर है और मुख्यमंत्री जो है कितनी देर वहां पर रहेंगे? नीतीश, राजेंद्र जी, पहले समय को बता दूं कि जो बाढ़ राहत शिविर है उसमें व्यवस्थाओं को तो मुख्यमंत्री ने पहले ही जाना, लेकिन गोयनका स्कूल को चिन्हित किया गया है। गोयनका स्कूल पर जो बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है वहां पर सीएम योगी पहुंचेंगे, लोगों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे और उसके बाद यहां से फिर 80 घाट जाएंगे और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कमी ना हो और जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहे और इसके साथ ही विकास संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी आगे कैसे काम हो। चूंकि बाढ़ सिर्फ बाढ़ नहीं है, बाढ़ के जाने के बाद यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के लिए और प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि संक्रामक बीमारियां लेकर वापस जाती है बाढ़ और संक्रामक बीमारियां यहाँ पर दे जाती है। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा महकमा कितना चुस्त और दुरुस्त हो, छिड़काव कैसा हो, नगर निगम के सामने चैलेंज होगा। तो इन सारे चैलेंज से कैसे निपटना है, इन सब के बारे में आज मुख्यमंत्री चर्चा भी करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। गोयनका स्कूल में जाएंगे, वहां पर जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां की स्थितियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री, जैसा कि अभी आपने सुना, नीतीश ने हमें बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।